नमः शिवाय। एस्केप वेलोसिटी पलायन वेग यह 11th फिजिक्स के ग्रेविटेशनल चैप्टर में है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यह पूरा ज्ञान हमारे आध्यात्मिक ज्ञान से मिलता है। इस ज्ञान के बारे में हमें हमारे आध्यात्मिक गुरु ने बताया था। वीडियो में आगे हम बताएंगे कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे और ये भी बताएंगे कि इसका आध्यात्मिक ज्ञान से क्या संबंध है और उस आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताएंगे जो एस्केप वेलोसिटी से संबंधित है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो साधक अनंत प्राप्ति के मार्ग में है या कुंडलिनी साधना कर रहे हैं उनके लिए यह रामबाण है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं या साइंस की स्टडी नहीं किए हैं तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इजी वे में एक एक स्टेप बताएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में भी आएगा। फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला हम आपको समझाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दूसरा पॉइंट समझाएंगे एस्केप वेलोसिटी क्या है, तीसरा पॉइंट समझाएंगे ग्रेविटेशनल एरिया क्या है जिसको हमें क्रॉस करना है। ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा हम आध्यात्मिक नॉलेज, जो आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उससे भी लिंक करके समझाएंगे तो जाके आपको चीज़ें का और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए पहले पॉइंट पे आते हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जैसे आप किसी भी पार्टिकल को ऊपर से छोड़ देते हैं, है ना, तो वो पार्टिकल ना लेफ्ट जाता है, ना राइट जाता है, ना ही ऊपर जाता है। फ्रीली मतलब स्वतंत्र रूप से जब छोड़ते हैं तो वह किधर आता है? वह आता है नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मतलब पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ। तो इससे आपको ये चीज पता चल रही होगी कि ये लेफ्ट राइट किसी भी दिशा में जा सकता था, बट ये नीचे की ओर क्यों आ रहा है? क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। यह फोर्स आपको दिख नहीं रहा है लेकिन यह फोर्स लग रहा है, जो कि आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। यह फर्स्ट टाइम न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था और वहीं से फिर यह कॉन्सेप्ट आगे बढ़ा। हम उस पर डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर किसी पार्टिकल पे लगता है। जैसा कि हमने समझा कि पृथ्वी में किसी भी वस्तु को स्वतंत्र रूप से छोड़ने पर पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते जाएं तो एक समय ऐसा आता है, एक जगह ऐसा आता है कि उससे ऊपर अगर हम जाते हैं और वहां से कोई वस्तु को छोड़ेंगे तो वह पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होगी। उसे जीरो ग्रेविटी एरिया कहते हैं। मतलब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल एरिया से थोड़ा सा ऊपर, वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल जीरो हो जाए तो इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एरिया। जहां तक पृथ्वी वस्तु पर पृथ्वी का आकर्षण बल लगे, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लगे, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एरिया। अब समझते हैं एस्केप वेलोसिटी। आपने देखा होगा कि किसी भी गेंद को जब हम ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो ऊपर की ओर जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उस गेंद पे लगता है तो नीचे की ओर आनी चाहिए, लेकिन ऊपर की ओर क्यों जाती है? तो इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है कि जब पृथ्वी किसी भी वस्तु पर आप गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है तो कुछ बल लगाती होगी, लेकिन जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा बल उसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब ऊपर की ओर अगर लगाएंगे तो वह नेट फोर्स जिधर ज्यादा होगा उधर ही जाएगी। तो इस वजह से गेंद ऊपर की ओर जाती है। और ज्यादा तेज फेंकेंगे तो और ऊपर जाएगी, लेकिन एक समय बाद लौटना तो है ही। तो एस्केप वेलोसिटी वह वेलोसिटी है जिस वेग से हम फेंकें तो वह ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर जाए। क्यों? क्योंकि जब ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर जाएगी तो फिर वह गेंद वापस नहीं लौटेगी। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल उपयोग है, तभी तो इतना बड़ा कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो साइंस में आपने देखा होगा सैटेलाइट लॉन्चिंग, रॉकेट लॉन्चिंग में वह उसी वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं जिससे
कि वह ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस कर जाए, क्योंकि वहाँ पे जब ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा तो फिर रॉकेट को क्या करते हैं, सैटेलाइट को क्या करते हैं, उसको अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिससे कि वहाँ से पिक्चर क्लिक करके मौसम विभाग या वेदर की जानकारी हमको मिलती है और बहुत सारी जानकारी मिलती है, वो तो आप लोगों को पता भी है। और फिर जैसे कि चंद्रमा भेजना है या मंगल में भेजना है तो उसका फिर नेक्स्ट अलग से प्रोसेस होता है, जो कि गूगल में आपको देख भी सकते हैं, हम उस पर डिटेलिंग में नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने गुरु के द्वारा दिए गए आध्यात्मिक ज्ञान पर फोकस करते हैं। वह आध्यात्मिक ज्ञान ये है कि जब हम कुंडलिनी साधना करते हैं या अनंत प्राप्ति के मार्ग पे चलते हैं तो यह बताया गया है कि जब हमारी चेतना विशुद्धि चक्र से ऊपर उठ जाए तो हम पुनरपि जन्म पुनरपि मरण मतलब जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चक्रों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि मूलाधार चक्र, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, यह रिप्रेजेंट करता है पृथ्वी तत्व को। जो उससे ऊपर है स्वादिष्ठान चक्र, जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। और मणिपुर चक्र अग्नि तत्व को, अनाहत चक्र वायु तत्व को और विशुद्धि चक्र आकाश तत्व को। फिर उसके ऊपर होता है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार। तो मतलब जो विशुद्धि चक्र वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आकाश तत्व को, और जो मूलाधार चक्र वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पृथ्वी तत्व को। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारी चेतना, जैसा कि हमारे आध्यात्मिक गुरु ने बताया कि अगर हमारी चेतना विशुद्धि चक्र से ऊपर उठ जाती है तो फिर हम जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो आकर्षण बल है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, वो तब तक काम करता है जब तक कि वह ग्रेविटेशनल एरिया तक वह वस्तु रहे। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एरिया की लाइन क्या दिख रही है, विशुद्धि चक्र। और जो आकर्षण कर रहा है, आकर्षित कर रहा है एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, वह है हमारा मूलाधार चक्र। वही तो इन 5 तत्वों से बनी हुई ये जो हमारा मृत्यु लोक है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और जन्म मरण से मुक्त होने के लिए इन 5 तत्वों से ही ऊपर उठना होगा। थोड़ा सा आप कनेक्शन करिए कि यह हमारे एशियंट विजडम मतलब कि पौराणिक रूप से पहले ही पता था। यह विज्ञान तो पहले से ही था कि 5 तत्वों से मुक्त होने के लिए हमको अनंत की प्राप्ति करनी पड़ती, मतलब विशुद्धि चक्र से ऊपर उठना होगा, है कि नहीं। और वहीं से हमें 5 तत्वों से मुक्ति मिलेगी, मतलब जन्म मरण से मुक्ति मिलेगी। थोड़ा सा फिर से हम अच्छे से समझा देते हैं कि जब हमारी चेतना मूलाधार से ऊपर उठते उठते स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि से ऊपर उठती है तो हमारे लिए अनंत प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है और हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा हमारे आध्यात्मिक ज्ञान में आध्यात्मिक गुरु के द्वारा बताया गया है। अब इससे तीनों चीजें आ रही हैं, आगे हम बताएंगे लाभ कैसे मिलेगा, लेकिन आप समझिए आकर्षण और यह ग्रेविटेशनल फोर्स कब तक लगेगा, जब तक कि हम ग्रेविटेशनल एरिया में रहेंगे, मतलब जब तक हमारी चेतना विशुद्धि चक्र तक रहेगी तब तक लगेगा। और जैसे ही हम विशुद्धि चक्र से ऊपर उठते हैं, जैसे ही हम ग्रेविटेशनल एरिया से ऊपर उठते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगना बंद हो जाता है, वो फ्री हो जाता है कि नहीं। तो सेम वे में जैसे ही हमारी चेतना विशुद्धि चक्र से ऊपर उठती है तो वह भी इन 5 तत्वों के आकर्षण से क्या हो जाती है, मुक्त हो जाती है। आई होप अब आप समझे होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब इन 5 तत्वों का आकर्षण और ग्रेविटेशनल एरिया मतलब विशुद्धि चक्र की लाइन। क्योंकि आकाश तत्व, क्योंकि आप देखिए ना, जब पृथ्वी से हम ऊपर उठते हैं तो आकाश तत्व ही तो आता है और आकाश तत्व के बाद ही तो ग्रेविटेशनल वो जीरो ग्रेविटी होती है। तो सेम वे में विशुद्धि चक्र भी देखिए ना, कितने बिल्कुल सिमिलर है कि नहीं है, कि विशुद्धि चक्र भी तो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है और आकाश तत्व से ऊपर जाने पर ही तो हम 5 तत्वों से मुक्त हो जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं,
जो हमारे पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। निश्चित ही यह पूरा ज्ञान हमारे सनातन धर्म से ही लिया गया है, लेकिन इस बात को भी हम डिनाई नहीं कर सकते कि वेस्ट के साइंटिस्टों ने मेहनत तो की है, तभी तो हमारे धार्मिक ग्रंथों को आधार मान के रिसर्च किया और एग्जैक्ट डेटा लेके आ रहे हैं, तभी तो रॉकेट लॉन्च हो पा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात पता है क्या है? दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे पास जीवित अवधूत हैं, ऐसे गुरु जो इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, जिनके पास अनंत, लेकिन हमारा फोकस उस अनंत प्राप्ति की तरफ है ही नहीं। और इतना ही नहीं, आप अपने बच्चों को भी देख लीजिए, उनको भी किसी भी अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है या अनंत प्राप्ति से लेना देना नहीं है। अच्छी नौकरी मिल जाए, बड़ी सी गाड़ी खरीद लें, बहुत सारा धन हो, ये सब चीजों की कोई अहमियत नहीं। अब आप सोचिए कि जो चीज हमारे पास है, हमारे जीवित गुरु ने इंटरनेशनल लेवल पे साइंस को प्रमाणित किया, तभी तो मैं इंजीनियर होने के बावजूद मेरा भी ध्यान गया कि सनातन मतलब साइंटिफिक है, पूजा पाठ से भी अलग और बहुत आगे की चीज है। अगर हमको यूनिवर्स की स्टडी करनी है तो इन जो वेस्ट के साइंटिस्ट हैं उनके तरीके से नहीं, बल्कि अपने बताए गए गुरु के तरीके से करना ज्यादा सरल है। सही बताऊं तो मुझे गर्व होता है कि वेस्ट के साइंटिस्ट तो कभी पहुंच ही नहीं सकते यूनिवर्स की स्टडी करने में, उनको पता नहीं कितने जन्म लग जाएं। लेकिन हमें हमारे गुरु कहते हैं कि इस जन्म में ही आपको मुक्ति मिल जाएगी, अनंत की प्राप्ति हो जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस जन्म में ही हम इस पूरे ब्रह्मांड की स्टडी कर पाएंगे, समझ पाएंगे, और वो भी साइंटिफिक तरीके से। लेकिन जब हम प्रयास करेंगे तब तो, देखिए हो सकता है किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन बात सच यही है कि वेस्ट कम से कम हमारे ग्रंथों को पढ़ के यहाँ तक पहुंचे, और हम थोड़ी सी मेहनत नहीं करना चाहते, रिसर्च नहीं करना चाहते, आंख मूंद के कुछ भी हम ज्ञान कैसे पाएंगे। चलिए अब मैं आता हूं पॉइंट पे। कहने का मतलब ये है कि वेस्ट के साइंटिस्टों ने एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब ये एग्जैक्ट डेटा है। इवन उन्होंने चंद्रमा और बाकियों के लिए भी फाइंड आउट किया है, लेकिन आप समझिए ये एग्जैक्ट डेटा है। अगर इस वेलोसिटी से किसी भी पार्टिकल को देंगे तो वो ग्रेविटेशनल एरिया को क्रॉस करेगा, मतलब ये एक्यूरेट डेटा है। अगर पृथ्वी के लिए एक्यूरेट डेटा आ सकता है तो क्या हम अपनी साधना में रिसर्च करके, इवन रिसर्च भी नहीं करना, वो तो गुरु के बताए गए तरीकों को एग्जैक्ट फॉलो करना है, फिर भी समझिए अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा हो और उस एग्जैक्ट तरीके से अगर हम साधना करें तो क्या हमारे लिए कुंडलिनी साधना करना आसान नहीं होगा? क्या हमें विशुद्धि चक्र से ऊपर उठने में इतना समय लगेगा? क्या हमें अनंत प्राप्ति करने में इतना समय लगेगा? लेकिन हम करते कैसे हैं? रैंडम तरीके से। हम आप सोचिए जिस दिन इस तरीके की रिसर्च होगी तो क्या पूरे विश्व के लोग आपकी तरफ नहीं खींचेंगे? जितने भी वेस्ट के साइंटिस्ट खोज करते हैं ना, उनका ड्रॉबैक बहुत ज्यादा है, हर चीज में ड्रॉबैक है। वो तो खोज करते करते इतनी मिसाइलें बना दिए हैं कि एक पल में पूरा विश्व के लोगों का जीवन खत्म हो सकता है, क्योंकि उनको वो सोच नहीं है, वो मानव कल्याण के बारे में नहीं सोच सकते हैं। यह सिर्फ भारत के ऋषि मुनि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित होकर साधक ही सोच सकते हैं। और फिर पैसे की तो ये गिनती ही नहीं है। अगर हम अपने रिसर्च पे फोकस कर अपने बताए गए गुरु के ज्ञान पे चले तो सही, लेकिन हम ही हैं जो अपने दिमाग से काम करते हैं और फिर हमको फायदा नहीं मिलता। और फायदा नहीं मिलता तो हम मतलब एनालिसिस भी नहीं करते कि क्यों नहीं हो रहा है। आंख मूंद के आप साधना करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आप समझिए, समझने का प्रयास करिए। तो चलिए
हमारे कहने का मतलब यही था कि एग्जैक्ट डेटा रिसर्च करके जिस दिन हमारे पास एग्जैक्ट डेटा आ जाएगा कि किस समय पे हमें बैठना है, कितनी देर बैठना है और कितनी सांस लेनी है, सांस की इंटेंसिटी कितनी है, अगर कोई हम मंत्र चला रहे हैं तो उसका साउंड कितना तेज रखना है, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कितनी देर तक रखना है, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशन करके जब हम साधना करेंगे तो हमें इफेक्ट उस तरीके से आएगा, एक रिसर्च तरीके से। हमारे कहने का मतलब यही था कि एक शिक्षा श्रेष्ठ शिक्षा का यही मीनिंग है कि जिस दिन हमारे भारत के स्टूडेंट हमारे आध्यात्मिक ज्ञान को वो वैल्यू दें और रिसर्च करें जिससे कि पूरे विश्व में शांति आए और अपने भारत को विश्व गुरु भी बना सके, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल ओरिजिनल है और पूरा ज्ञान हमारे भारत का है और इसकी ज़रूरत पूरे विश्व को है और यही सबसे सरल मार्ग है अनंत के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा विज्ञान है वही शिव है। तो बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमः शिवाय।